गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 के चैप्टर्स कर रहे थे हम। आज हम चैप्टर 10 फिजिक्स का जो कि आपका वेव ऑप्टिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट क्या है इसको अपन लेटर ऑन देखेंगे कि उस वेव फ्रंट के ऊपर सभी पॉइंट में बी कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट। कहने का मतलब सपोज आपके यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स है, अगर मैंने आगे यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई दो होल कर दिए तो इससे जो लाइट की जो रोशनी है सब जगह जाएगी। और अगर यहाँ पर अपन इसका कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो आगे वाले के लिए क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह कंसीडर करेगा। किसकी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और स्पीड क्या होगी, जो भी लाइट की स्पीड होती है। यही क्या है, आपके हाइगेन प्रिंसिपल है। और जो न्यू वेव फ्रंट होगा वो टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल दी सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। तो वेवलेट क्या है और वेव फ्रंट क्या है इसको भी देख लेते हैं। वेवलेट क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो आपकी लाइट फ्लो होती है उसके अंदर जो पॉइंट का जो डिस्टर्बेंस है वो आपका वेवलेट है। और वेव फ्रंट क्या है, इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन स्पेस हैविंग द सेम फेज इन द वाइब्रेशन। सेम वेव के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या है, लोकस है। कहने का मतलब लाइट जाती है तो जो लाइट अगर प्रोपोगेट हो रही है तो जो डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है वो तो आपका वेवलेट है। और एक पर्टिकुलर फेज के अंदर जो डिस्टरबेंस है वो आपका क्या है, वेव फ्रंट है। लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। और उस लाइन जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या कहेगा, रे है। तो रे कितने तो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो एक आपका कैसा, पॉइंट सोर्स के कारण, एक आपका क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, और एक आपका प्लेन वेव फ्रंट है। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट, सेकंड आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, थर्ड आपका प्लेन वेव फ्रंट। अगर आपका पॉइंट सोर्स है, सोर्स आपका पॉइंट के रूप में है तो बनने वाला जो आपका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। अगर आपका लाइन के रूप में है, लीनियर है, तो बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल इन शेप होगा। और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद है अगर सोर्स, तो दूरी से देखेंगे तो जो दिखने वाला जो वेव फ्रंट है वो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन होगा। तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। तो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई रे आई, कहां से आई भाई, यहां पर आपके दो मीडियम की कल्पना करी है। एक मीडियम फर्स्ट है और दूसरा मीडियम सेकंड है। रे यानी आपका जो वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वो कंसीडर किया है AB। और वापस से जो निकलने वाला है यानी रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसको कंसीडर किया है लाइक दिस। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर तो जो BC होगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, अगर वेलोसिटी V1 है, टाइम पर्टिकुलर है, तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने BC की डिस्टेंस निकाल दी, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। इसी तरीके से AE जितना टाइम यहाँ लिया उतना ही टाइम ये लेगा, उसकी वेलोसिटी दूसरे मीडियम में अलग होगी, उसको V2 कह दिया। हम जानते हैं साइन आई डेट विल इक्वल टू क्या है, BC अपॉन AC। किसके अंदर लगाया, इस ट्रायंगल के अंदर। साइन आई आप लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस यानी V1t अपॉन AC। तो V1t अपॉन AC। इसी तरीके से साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 टाउ अपॉन AC। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो V1 अपॉन V2। और यही क्या है, स्नेल का नियम है। और स्नेल का नियम अगर प्रूव हो रहा है यानी रिफ्रैक्शन जो अपन ने फिनोमिना प्रूव करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव, प्लेन वेव के बारे में बात करेंगे तो V1 अपॉन V2 किसके बराबर हो जाएगा, उसके जो दोनों मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बराबर हो जाएगा, उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव, वो हमने बात करी थी रिफ्रैक्शन की, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। इसके लिए हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई वेव आई और वापस चली गई, इसी तरीके से यहाँ पर आई और वापस चली गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर भी प्रूव होता है कि इंसिडेंट वेव का इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय थिन प्रिज्म, एक थिन प्रिज्म में इंसिडेंट होगी तो वो आप सभी को पता है प्रिज्म की जो फिनोमिना होता है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, जो दोनों के बीच में एक डाइवर्जन एंगल डेवलप हो जाता है और उस कारण से जो
इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में नहीं जाकर थोड़ी सी उस डायरेक्शन विचलित हो जाती है। इसी तरीके से सेकंड बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप लोगों को इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और थर्ड अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का फिनोमिना होता है कि कॉन्सेंट्रेट जो भी प्लेन जो आपके इंसिडेंट प्लेन आ रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज फोकस पे क्या होती है, इंसिडेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यतिकरण। इंटरफियरेंस क्या है कि जब द फिनोमिना ऑफ वन वेव इंटरफियरिंग विद द अनदर वेव, जब दो वेव आपस में मिलती है तो रिजल्टिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी इन द स्पेस अराउंड टू सोर्सेज ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ द वेव। कहने का मतलब अगर दो वेव आपस में मिल रही है और उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वापस से इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इंटरफियरेंस ऑफ द वेव। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं कि सोर्स इमिटिंग लाइट, दो सोर्स जो लाइट को इमिट कर रहे हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी हो, वेवलेंथ भी सेम हो, आइदर जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, आर सेड टू बी कोहेरेंट। इस चीज को वापस से देखें आप लोग कि कोहेरेंट सोर्स के बारे में क्या है कि अगर सोर्स इमिट कर रहा है लाइट वेव को जो कि सेम फ्रीक्वेंसी हो और वेवलेंथ हैविंग द आइदर जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर ये दोनों वेव है इमिट कर रहा है रेज तो इसका फेज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपस में फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं इंटरफियरेंस ऑफ द वेव। देखिए अभी अपन ने बात करी थी कि दो या दो से अधिक जो वेव है आपस में एक डायरेक्शन में जाती है और जाकर उसकी एनर्जी का वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस कहते हैं। तो कहां पर तो अधिक और कहीं पर क्या होता है, मिनिमम फिनोमिना देखने को मिलता है, यानी एनर्जी का वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कहीं पर मैक्सिमम और कहीं पर मिनिमम देखने को मिलता है। फिनोमिना लाइट के इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस। तो देखिए ग्राफिकली हम बात करते हैं कि हमारे पास इंटरफियरेंस के जो टाइप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है आपको, कंस्ट्रक्टिव यानी कंस्ट्रक्ट करेगी यानी बनाएगी, दो वेव आपस में मिलकर किसी एनर्जी को डेवलप करेगी। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव, दो वेव आपस में मिलकर उस एनर्जी को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर देखिए यहां पर दो वेव लिए, एक E1 और पर्पल कलर ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रही है E2। अब दोनों आपस में मिली, दोनों सेम फेज के अंदर हैं और दोनों का जो एनर्जी का वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों का डेवलप, दोनों के हेल्प से ग्रेटर E1 प्लस E2 का वापस अपने इंटरफियरेंस की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो दोनों के सहयोग से मिल रहा है, दोनों के डेवलपमेंट से, दोनों से ग्रेटर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे इंटरफियरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं और इसके अंदर एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का सम के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर दो वेव जिनकी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएं, दोनों को घट जाएं और दोनों के मैग्नीट्यूड से कम मैग्नीट्यूड देखने को मिले यानी सब्ट्रैक्शन के रूप में मिले, इस तरीके का जो वेव फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब इन तरीके की वेव को जब जोड़ा जाता है तो आपस में कहीं पर ब्राइट बैंड देखने को मिलते हैं, कहीं पर डार्क, और इनका भी जो फिनोमिना होता है ये अल्टरनेट मैनर के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है ये देखा हमने, इनके टाइप्स क्या होते हैं ये देखा। कंस्ट्रक्टिव के अंदर एनर्जी बैंड के आपस में दोनों का एडिशन होकर मिलता है, डिस्ट्रक्टिव में दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर मिलता है। इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी। बट अब कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कोहेरेंट सोर्सेज वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर। अगर दो कोहेरेंट सोर्स हैं और एक फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। इसकी जो कंडीशन होती है आपको पार्ट डिफरेंस ध्यान रखना है, कितना होता है, n लैम्बडा के बराबर होता है। इसी तरीके से वापस से दो कोहेरेंट सोर्स के बारे में अभी पढ़ा था कि वो सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम और फेज डिफरेंस आपस में जीरो या किसके दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस चलता है,
तो वाइब्रेटिंग इन द फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। इनका इंटरफेरेंस का ये आपको ध्यान रखना है, n+1/2 लैम्बडा के बराबर इसका पाथ डिफरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव में n लैम्बडा और डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, n+1/2 लैम्बडा के बराबर इसका पाथ डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी की बात करते हैं कि हमने दो कोरेंट लाइट सोर्स विद इंटेंसिटी I0, हर एक की दोनों की इंटेंसिटी I0 और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो कल्पना कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, वो फाई किया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस कितना होगा, I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब हम कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगा रहे हैं, थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू लगातार n इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव कंजुगेटिव रूप के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो पहले 0 +-5 2π +-4π और डिस्ट्रक्टिव की जब रखेंगे तो +-π +-3π बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी, उन दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो 2I0 के बराबर मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करते हैं, एक सिंगल स्लिट अपन काम में लेते हैं, वहां पर एक लाइट सोर्स जो कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और वहां से इस स्लिट से जो निकलने वाली जो रेज होती है उसके आगे क्या करते हैं, एक स्लिट और रख देते हैं जिसपे आप दो छोटे छोटे संकीर्ण रूप से दो छेद लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पर S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्स प्राप्त होते हैं जो आपस में सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस पर अवेलेबल होते हैं। इसके सामने अपन क्या करते हैं, एक स्क्रीन रख देते हैं जिस पर हम क्या देखते हैं, इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि एकांतर क्रम में अल्टरनेट मैनर के अंदर आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती है। तो अब इसका जो पाथ डिफरेंस है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ कंसीडर करेंगे कि जो दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स S1 S2 कंसीडर किए हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, और इस स्क्रीन और जो आप फिनोमिना देखेंगे उस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D ली है, और आपने जो सेंटर पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट लिया है, इसको हम फाइनल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां पर हम इंटरफेरेंस की फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, द वेव्स S1 एंड S2 रीच द पॉइंट कैपिटल P। अब देखिए S1 से निकलने वाली P पर पहुंचेगी, इसी तरह S2 से निकलने वाली P पर पहुंचेगी। आप लोगों को देखने में भी दिख रहा है कि डिस्टेंस है, तो दोनों के अंदर जो पाथ डिफरेंस है यहां से परपेंडिकुलर काउंट करके हम निकाल लेंगे। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, S2P माइनस S1P। दोनों वेव्स के जो पाथ हैं, डिस्टेंस है, उनका अंतर, उनका डिफरेंस क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस कहलाएगा। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे बाय ट्रायंगुलर फिनोमिना। यहां पर देखिए एक ट्रायंगल तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, और सेकंड ट्रायंगल जो आपने पाथ, एक ट्रायंगल यहां से एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉन किया था उसके बनेगा, और सेकंड ट्रायंगल आपका ये देखने को मिल रहा है इस तरीके से। तो दोनों की हेल्प से आप वैल्यू निकालकर जब कंपेयर करेंगे तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, डेल दैट विल इक्वल टू XD/D। अब आपको जब इंटरफेरेंस का फिनोमिना के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि अल्टरनेट मैनर के अंदर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। तो देखिए आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी और आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, तो हमें क्या करना है, आपको डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल की वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो ब्राइट फ्रिंजेज होती है उसके लिए n लैम्बडा और जो डार्क फ्रिंजेज होती है उसके लिए 2n+1 λ/2 होती है। तो हम बारी बारी से इन वैल्यूज को रखेंगे। सबसे पहले हमें यह पता है कि हमें इनकी फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले xn - xn - 1, तो xn की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। तो xn की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी ND λ/D। इसी तरह xn - 1 की वैल्यू रखेंगे और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, λD/D। इसी तरीके से जब डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो 2n+1 λ/2, और सबसे पहले n की इक्वल टू 1 रखकर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू n-1 रख के सॉल्व करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों का डिफरेंस भी क्या देखने को मिलता है, n λD/D। तो देखिए यहां पर बीटा जो आपकी क्या है, फ्रिंज विड्थ है फॉर द ब्राइट फ्रिंज, और बीटा जो आपकी डार्क फ्रिंज है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम देखने को मिला है। पिछले बार
कि आरबीएससी के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज की जो चौड़ाई है, जो बीटा है, वो आपकी सपोज 5.2 नैनोमीटर है। तो बताइए कि ब्राइट फ्रिंज की क्या होगी। तो आपको दिख रहा है कि एक्सप्रेशन सेम है, तो जो डार्क की होगी वही किसकी होगी, ब्राइट की होगी। तो आपको क्या लिखना था कि बिकॉज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंजेज विड्थ इज सेम फॉर बोथ ब्राइट एज वेल एज द डार्क, सो योर आंसर इज बीटा इक्वल टू डार्क का दिया हुआ है आपको, तो आपको लिखना था कि जो ब्राइट का होगा वो भी सेम आपके चौड़ाई होगी, सेम फ्रिंज विड्थ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी आप लोगों को दिख रही है, एज इट इज आपको बनानी है दोनों तरफ इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली सेम। इसके बाद में देखिए कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये देख लेते हैं। द टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट के बारे में हमने बात करी थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए। टू इंटरफेरेंस वेव ट्रेन्स मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में होना चाहिए। द टू सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर and the pattern must be observed at larger distance, sufficient width of the fringe। width की sufficient के लिए आपको should be sufficient distance पर स्क्रीन को प्लेस करना है। the sources must be monochromatic, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, अदरवाइज फ्रिंज में क्या देखने को मिलेगा, कलर्स जो देखने को मिलेंगे वो एक दूसरे की फ्रिंज को क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे। the two waves must be having the same amplitude for the better contrast बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। तो ये सारी चीजें कंडीशन है सस्टेन इंटरफेरेंस को देखने के लिए। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड पैटर्न है आप लोगों के लिए। देखिए ये मिलीमीटर में दे रखा है, ये आपका मिलीमीटर में दे रखा है ना। एक्स आपकी ये डिस्टेंस हो गई। उसके बाद में देखिए आपको वाइट एंड डार्क है ना, डार्क एंड ब्राइट दोनों तरह की फ्रिंजेस देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। देखिए लाइट के साथ साथ बहुत चीजें जैसे साउंड का भी डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि सपोज आपके दो रूम हैं, दो रूम में से किसी एक पर्सन में, एक रूम में कोई दूसरा पर्सन बैठा है, उसने आवाज लगाई तो वो आवाज दूसरे रूम में बैठे इंसान को सुनाई देगी। तो ये क्या हो रहा है, आवाज का मुड़ना है ना, कि आवाज का मुड़ना क्या कहलाता है, साउंड का डिफ्रैक्शन। इसी तरीके से दो रूम पास पास में है, एक रूम के अंदर आपने लाइट जलाई, दूसरे रूम में उसका लाइट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो ये क्या चीज है, ये लाइट का डिफ्रैक्शन है। कहने का मतलब शार्प कॉर्नर से लाइट का, साउंड का मुड़कर किसी दूसरे जगह जाना आपका क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर दूसरी जगह जाना फिनोमिना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। कंडीशन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। कहने का मतलब सपोज मैंने ये एक ऑब्स्टेकल ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। अब मैंने कहा कि जो मेरी जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, तो लैम्बडा शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये कंडीशन आप लोगों के होनी चाहिए फॉर द डिफ्रैक्शन फिनोमिना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम चीज, यहां से हमारा जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, तो इसके किनारों से मुड़ने की घटना, जैसे ही मुड़ रहा है उस मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो देखिए पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ एन क्यू, थीटा हमने ले लिया कि किस एंगल पर घूम रहा है, और जो अपन ने स्लिट कंसीडर करी है, इस स्लिट की जो चौड़ाई है वो हम ए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो हमारे पास एन क्यू सेम फिनोमिना से हमने पार्ट डिफरेंस निकाल दिया, यहां पर अपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और इस परपेंडिकुलर से ये साइज आपने निकाल दी, ये आपको पार्ट डिफरेंस दे देगी। हमारे पास जो चौड़ाई है स्मॉल ए, ये हमने स्मॉल ए कंसीडर करी है, ये वाला जो थीटा है आपके पास, तो आप साइन थीटा लगा देंगे तो आपको पार्ट डिफरेंस आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। तो देखिए हमारे पास nth सेकेंडरी मिनिमम के लिए स्लिट की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जैसे ही थीटा 1 के बारे में बात करी तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा 2। इसी तरीके से थीटा 1, इसी तरीके से nth की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा n, और किसके बराबर होगा, ये एन लैम्बडा के बराबर होगा। तो यहां से हम थीटा n की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी एन लैम्बडा अपॉन
ए। इसी तरीके से इस सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा का हमारे पास कंडीशन है 2n+1 λ/2, उसके बराबर करेंगे तो हमारे पास यहां से थीटा n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये डिफ्रैक्शन के पैटर्न है, सेंटर आपका मैक्सिमा रहता है, अदरवाइज दोनों डायरेक्शन के अंदर रिड्यूस होते रहते हैं। ये इनकमिंग वेव्स है और ये हमारे पास जो स्क्रीन पर जो पैटर्न देखने को मिलता है वो है। नाउ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हमने एक टेबल के रूप में इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम द कोरेंट सोर्स। कोरेंट सोर्स से आने वाली दो किरणों के मिलने की घटना को मिलने की घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। नेक्स्ट आपका फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट, है ना। इंटरफेरेंस में तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो फ्रिंजेज होती है डिफ्रैक्शन के अंदर वो चेंज होती रहती है। डिफ्रैक्शन के अंदर जो होती है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट ऑल द मैक्सिमा हैव द सेम इंटेंसिटी। और सभी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम रहती है, लेकिन इसमें सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, वो मैक्सिमम रहता है और दोनों तरफ जो आपके जो इंटेंसिटी ग्राफ बनता है वो रिड्यूसिंग ऑर्डर के अंदर होता है। तो ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? देखिए, पोलराइजेशन इज द फिनोमिना इन विच लाइट एंड द अदर रेडिएशन आर रेस्ट्रिक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। देखिए, आपके पास अगर इस तरीके का लाइट है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें लाइट के जो वेक्टर है वो सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करते हैं, उसको बाय मीन ऑफ पोलराइज करते हैं। तो अगर इसके वाइब्रेशन किसी एक डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं, एक डायरेक्शन के अंदर रेस्ट्रेन हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक नैरो स्लिट है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर कर जो हमारा ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन है नैरो स्लिट से गुजार रहे हैं, तो हमें क्या मिल रही है? हमें पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स क्या है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है, नेचुरल लाइट है, जिसके कंपन, जिसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन के अंदर होते हैं, उसको बाय मीन ऑफ रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किसमें? किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर करके। तो इस तरीके की फिनोमिना को, नेचुरल लाइट को, है ना, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो ये केवल इसकी डेफिनेशन पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है आपके कोर्स के अंदर, और बाकी सारा फिनोमिना वेव का संपूर्ण हो चुका है आपके। तो आपका ये चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। आप इसको बार बार देखें, अच्छे से देखें। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जैसे देखेंगे रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।